नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा है। हम लोगों ने सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात कर ली है, उसके बाद दक्षिण के पठारी प्रदेश के बारे में बात की। अब हम लोग मध्य के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण के पठारी प्रदेश के मध्य में जो स्थलीय संरचना है, जिसे मध्यवर्ती मैदान कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत हम लोगों ने एक वीडियो में उसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं, बेसिक बातें हैं, उस पर बात कर ली है। आज हम लोग मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत ही भारत के मैदानों को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसके अंतर्गत गंगा के मैदान के बारे में बात करेंगे। सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी मैदान अर्थात सिंधु का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। आप जाके वीडियो संख्या 24 को देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आज हम लोग गंगा के मैदान के बारे में बात करेंगे। अब हेडिंग दे दें गंगा का मैदान और लिखें गंगा के मैदान का निर्माण। गंगा के मैदान का निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। किसी भी नदी घाटी का मैदान का निर्माण उस नदी घाटी में जो प्रमुख नदी है उसके और उसके सहायक नदियों के माध्यम से होता है। हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि गंगा का जो मैदान है वह उत्तर में हिमालय या जो भी कहें उत्तर के पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण के पठारी प्रदेश के बीच में है। हिमालय से नदियां निकलती है। इसके अलावा दक्षिण के पठारी भाग से भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं और इनमें से दक्षिण के पठारी भाग से कुछ नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में मिल जाती हैं। तो इनके माध्यम से इन क्षेत्रों में जो अपर्दित संरचनात्मक मैदान का निर्माण हुआ है, उसे ही हम लोग गंगा का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो गंगा का मैदान कहाँ है? तो भारत में है। आप अगले पॉइंट में लिख सकते हैं, यह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जलोढ़ मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बाढ़ के पानी पहुंचते हैं या जो अपर्दित मलबे के निक्षेप से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो गंगा का मैदान चूंकि नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप जो मलबे थे उनके निक्षेपण से हुआ है और यह एक संरचनात्मक मैदान है, तो यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, अब देखिए मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो गंगा बेसिन है और इसी गंगा बेसिन में गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। अगर एक आधार पे अगर हम बांटे गंगा के मैदान को, तो गंगा के मैदान को मुख्यतः 2 आधारों पे बांटा जाता है, एक प्रादेशिक आधार पे और दूसरा भौगोलिक आधार पे। समझ पा रहे हैं? तो अगर भौगोलिक आधार की बात की जाए, प्रादेशिक आधार की बात की जाए, तो गंगा के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर गंगा के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। वे 4 भाग कौन कौन से हैं आप लिखेंगे। पहला है भावर, दूसरा है तराई, यहां पे देखिए नाम लिख दे रहा हूं, भावर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिखेंगे कि गंगा के मैदान को 2 वर्गों पे 2 आधारों पे विभाजित किया जाता है। गंगा के मैदान को 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है। अगर पहला आधार बात किया जाए तो प्रादेशिक और दूसरा जो हो गया वो हो गया भौगोलिक। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रादेशिक आधार पे बात कर रहे हैं। प्रादेशिक आधार पर गंगा के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? भावर, तराई, बांगर और खादर। अब सबसे पहले हेडिंग दे देंगे भावर। ठीक है, भावर आप हेडिंग दे दें और उसमें लिखने का प्रयास करेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हिमालय पर्वत है इनकी 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन? तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। जो बाह्य हिमालय है वो सबसे दक्षिण की श्रेणी है, जिसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो शिवालिक हिमालय के पदस्थली मतलब उसके नीचे, तो शिवालिक हिमालय के पदस्थली में बड़े बड़े चट्टानों का एक पेटी पाया जाता है। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सारे पॉइंट को आप लिखेंगे।
शिवालिक पर्वत के पदस्थली में बड़े बड़े चट्टानों का एक पेटी पाया जाता है जिसे भावर प्रदेश कहते हैं। लिख लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि भावर प्रदेश में चट्टानों का आकार होता है छोटा बड़ा, इसका इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो हमने बताया वो बड़े बड़े चट्टानी टीले, ठीक है। तो ये बड़े बड़े चट्टानों का एक पिंड पाया जाता है कहाँ? भावर प्रदेश में। देखिए, तो भावर प्रदेश आपको इस रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं। ये चारों नाम आप लिख लिए ना। चलिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका हो गया शिवालिक, शिवालिक हो गया, ठीक है। तो शिवालिक के पदस्थली यानी कि पैरों के पास बड़े बड़े चट्टानी पिंड का एक पेटी पाया जाता है। देखिए, हम ये चट्टानी पिंड का एक पेटी यहां पे बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि ये बड़े बड़े चट्टानी पिंड का एक पेटी बना दिए। यहां क्या होती है कि हिमालय से नदियां निकलती हैं और नदियां बृहद हिमालय में, जो भी हिमालय में ग्लेशियर हैं वो अधिकांश बृहद हिमालय में है, ठीक है। तो बृहद हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं या हिमालय पार से जो नदियां निकलती हैं वो सबसे पहले बृहद हिमालय को पार करती हैं, फिर मध्य हिमालय को पार करती हैं, फिर बाह्य हिमालय को पार करती हैं। तो बाह्य हिमालय को जैसे ही पार करती है नदियां भावर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ये जो क्षेत्र है वो भावर क्षेत्र है। तो भावर क्षेत्र में चूंकि चट्टानों के बड़े बड़े पिंड पाए जाते हैं इसलिए नदियां चट्टानों के नीचे से प्रवाहित होती है। जब नदियां चट्टानों के नीचे से प्रवाहित होंगी तो नदियां दिखेंगी नहीं? दिखेंगी। तो यहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, ठीक। भावर प्रदेश का औसत चौड़ाई जो होता है वो होता है 10 से 15 किलोमीटर, ठीक है। भावर प्रदेश का औसत चौड़ाई कितना होता है? 10 से 15 किलोमीटर। और एक दो पॉइंट इसमें जो महत्वपूर्ण है कि यह जो क्षेत्र होता है यहाँ दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पे मच्छर बहुत अधिक होते हैं। तो जहां पे मच्छर अधिक होंगे रोगों की संभावनाएं अधिक होगी, ठीक है। तो इस क्षेत्र में मच्छर अधिक होते हैं, रोगों की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए यह क्षेत्र जो है लगभग आबादी विहीन होता है। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यह क्षेत्र आबादी विहीन है। उसके अलावा अगले पॉइंट में लिखिए कि हरिद्वार, हम लोग हरिद्वार के बारे में सुने भी हैं, आपको पता होगा हरिद्वार उत्तराखंड का एक नगर है। और हरिद्वार जो है, हरिद्वार के जो उत्तर में जो भाग है, हरिद्वार के उत्तर का जो भाग है वह भावर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि हरिद्वार का उत्तर का भाग भावर प्रदेश के अंतर्गत आता है। लिख लिए ना। चलिए अब आप हेडिंग देख लिए। अब आप हेडिंग दे देंगे तराई। हम लोग भावर के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम लोग तराई के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भावर पर्वत, ये जो शिवालिक है, मान लेते हैं ये हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है या जो सबसे छोटा भाग है उसका पदस्थली है। और इसी पदस्थली में जो ये जो पेटी है उसी के समानांतर एक और पेटी पाया जाता है। आप पहले हेडिंग दे देंगे तराई प्रदेश और लिखिए उसमें तराई प्रदेश। आप हेडिंग दे दिए ना, उसमें लिखिए भावर प्रदेश के समानांतर ही लगभग उसी चौड़ाई में 10 से 15 किलोमीटर क्या लिखे, इसको ऐसे लिखिए कि भावर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर लगभग उसी चौड़ाई में अर्थात 10 से 15 किलोमीटर में एक पेटी पाया जाता है, एक पेटी पाया जाता है जहां चट्टानों का आकार छोटा छोटा होता है। इस पेटी को तराई प्रदेश कहते हैं। तो यहां पे क्या हो गया कि जो चट्टान थे वो चट्टान कैसे हो गए? तो छोटे छोटे हो गए, ठीक है। तो इनको यहां पे हम छोटा छोटा से दिखाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो चट्टानों का आकार हमने दिखाया है वो भावर की तुलना में छोटे हैं, ठीक है। हमने बताया कि भावर प्रदेश में जो है वो चट्टानें बड़े हैं तो नदियां चट्टानों के नीचे चली जाती है और दिखती नहीं है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। लेकिन तराई प्रदेश में क्या होता है कि नदियां फिर से दृष्टिगत हो जाती हैं, यानी कि नदियां दिखाई पड़ने लगती हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां लिख लेंगे, यहां नदियां दृष्टिगत होती है। अच्छा, आप मेरे साथ अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो मैं वहां भी बताऊंगा, और कई बार अपने वीडियोज में बता चुका हूं कि गंगा नदी जो है वो पर्वतों से सबसे पहले मैदान में हरिद्वार में उतरती है, ठीक है। तो हरिद्वार एक मैदानी भाग है और यह गंगा के किस मैदान के अंतर्गत आता है? तो वह तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है।
तो आप लिख सकते हैं कि हरिद्वार एक तराई प्रदेश का उदाहरण है। ठीक है, आप इसको लिखिए, हरिद्वार एक तराई प्रदेश का उदाहरण है। दोस्तों, तराई प्रदेश कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त होते हैं। ठीक है, और यहां जनसंख्या निवास करती है। जहां भी कृषि संभव है वहां जनसंख्या निवास करेगी, जाहिर सी बात है। तो यहां पे एक प्रश्न उठता है कि तराई क्षेत्रों में किन फसलों की उत्पादन होती है। तो आप लिखेंगे कि तराई प्रदेश में गन्ना की खेती अधिक होती है। तराई प्रदेश में गन्ना की खेती अधिक होती है। ठीक है, यहां पे अगर हम इसको शिवालिक मान लिए हैं, इसको बांगर मान लिए, इसको खादर मान लिए हैं, ये इसको बॉर्डर से इसको इंकित कर दिया। और देखिए, आप इसको इस रूप में देखिएगा कि यहां का ये क्षेत्र है। ठीक है, ठीक, ये जो धनुषाकार या कहे कि उत्तल रूप में है हिमालय पर्वत, तो इसको आप ऐसे करके देखेंगे, लेकिन यहां पे मैं समझने के लिए ऐसे बनाया हूं। तो हम लोगों ने हिमालय के अंतर्गत भाबर और तराई प्रदेश के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बांगर और खादर के बारे में बात करेंगे। तो देख रहे हैं, ये हो गया बांगर और ये हो गया खादर। ठीक है, चलिए अब हेडिंग दे देंगे बांगर, और उसमें पहला पॉइंट लिखें कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुराना जलोढ़ मिट्टी क्यों? क्योंकि यहां वर्षा का जल हर एक साल नहीं पहुंचता है। तो आप अगर देखेंगे, अगर आप करंट अफेयर्स या फिर वर्तमान घटनाओं पे अवलोकन करते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है और कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित नहीं रहता है। यहां पे मैं आपको समझने के लिए बता दूं कि ये जो है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी उधर का क्षेत्र हो गया, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से और पश्चिम में जाएंगे तो ये जो सारे क्षेत्र हैं, यहाँ बाढ़ के पानी हर एक साल नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो जहां बाढ़ के पानी हर एक साल नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां की मिट्टी, वहां चूंकि किसी ना किसी साल पहुंचते हैं, तो वहां जलोढ़ मिट्टी है। तो जो हर एक साल अगर पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो जो जलोढ़ मिट्टी है पुराना जलोढ़ मिट्टी है। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर कहते हैं। समझ गया ना? और यह वह क्षेत्र है जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी नहीं पहुंचते हैं। तो अब एक प्रश्न उठता है कि यह क्षेत्र आखिर कौन से क्षेत्र हैं, कहां इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बांगर क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के क्षेत्र आते हैं। समझ गए ना? चलिए आगे लिखिए कि यह जो क्षेत्र है वो आखिर क्यों फेमस है, यहां किसकी पैदावार होती है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि इस प्रदेश की मिट्टी में गेहूं, चना तथा कपास की खेती होती है। अगर आप भारत के भूगोल को पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गेहूं का पैदावार अधिक होता है। पंजाब जानते ही हैं कि प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में कितना आगे है और सभी राज्यों से। उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा गेहूं होता है, और इसके अलावा कपास की भी खेती इन क्षेत्रों में होती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र गेहूं, कपास और गेहूं, कपास के और गन्ना के खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे लिखिएगा। कभी कभी जो होता है क्या है कि यहाँ के मिट्टी को, इस प्रदेश की मिट्टी को, यानी कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इस प्रदेश की मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे खादर का। देखिए, तो खादर वैसा क्षेत्र है जहां पे बाढ़ के जल प्रत्येक वर्ष पहुंचते हों, यानी कि बाढ़ के द्वारा जल आ रहा है तो जल के साथ नदियां मलबा का भी निक्षेप कर रही हैं, तो उनके मलबा से क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आते हैं उन क्षेत्रों में नए जलोढ़ मिट्टी प्रत्येक वर्ष आ रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि नए जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहते हैं। यहां प्रत्येक वर्ष वर्षा के जल पहुंचते हैं। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, और यहां वर्षा के जल या बाढ़ के जल प्रत्येक वर्ष पहुंचते हैं। अब इसको ऐसे फिर से लिखेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहते हैं, और यहां बाढ़ के जल प्रत्येक वर्ष पहुंचते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि खादर क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आप समझ सकते हैं। यहां पे देखिए, पूर्वी यूपी, बिहार आप सुने होंगे कि बिहार का उत्तरी भाग जो है वो अधिकांश हर एक बरसात में या हर एक बरसात के समय क्या होता है कि वहां बाढ़ आ जाते हैं। तो बाढ़ आने से क्या होता है कि वो क्षेत्र जो है
वह नवीन जलोढ़ मिट्टी का फैलाव हो गया है, क्योंकि नदियां अपना प्रकोप दिखाती हैं, नदियां अपने साथ कटे छटे मलबे को लाकर जमा करती हैं, और नदियों के मलबे से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो क्या हो गया कि खादर क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, पूर्वी यूपी और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र आते हैं। अगर आप अच्छे से भूगोल को समझते हैं तो आपको पता होगा कि इन क्षेत्रों में चावल की अच्छी पैदावार होती है। चावल के अलावे यहाँ गन्ना और जूट भी होते हैं। ठीक है, आप एक पॉइंट को यहाँ पे लिख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक नगर है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर, और बिहार में भी एक नगर है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरपुर के बीच विश्व की सबसे बड़ी गन्ने की पेटी है। यहाँ सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, और यह पेटी किन दो राज्यों में है? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार में। तो यहाँ गन्ना की पैदावार भी अच्छी होती है, चावल की पैदावार भी अच्छी होती है, और चूंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के क्षेत्र भी आते हैं और बिहार के पूर्वी क्षेत्र भी आते हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि जूट की पैदावार भी अच्छी होती है। तो अगर ये सारे पॉइंट आप अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, ये काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भौगोलिक आधार पे गंगा के मैदान का विभाजन। ठीक है, आप हेडिंग दे देंगे भौगोलिक दृष्टि से गंगा के मैदान का विभाजन, और उसमें लिखिए नीचे से भौगोलिक आधार पे गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला में लिखें ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा में लिखे मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और तीसरा में लिखे दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे ऊपरी गंगा का मैदान, और उसमें लिखेंगे कि हरिद्वार से लेकर क्योंकि गंगा सबसे पहले मैदान में उत्तराखंड के हरिद्वार में उतरती है। तो मैदान में जहां से उतरेगी तो गंगा का मैदान वहीं से ना आगे बढ़ेगा। तो हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद तक का क्षेत्र ऊपरी गंगा के मैदान में आता है। हरिद्वार और यह इलाहाबाद। ठीक है, चलिए लिखे हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद का क्षेत्र ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग आते हैं। इसके अंतर्गत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग आते हैं। हम लोग अभी बात कर चुके हैं प्रादेशिक आधार पे, जब नदियों के विभाजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो हमने बताया कि ये जो क्षेत्र हैं वो बांगर क्षेत्र हैं और इनमें डोमैट मिट्टी पाई जाती है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि यह बांगर क्षेत्र है और इसमें डोमैट मिट्टी पाई जाती है। अगर डोमैट मिट्टी पाई जाती है तो उन क्षेत्रों में किन फसलों का उत्पादन होता है इसके बारे में भी हमने बात किया। तो इन क्षेत्रों में कपास, गन्ना और गेहूं की पैदावार होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे मध्यवर्ती गंगा का मैदान। देखिए ये गंगा के मैदान का विभाजन हम लोग किस आधार पे कर रहे हैं? तो भौगोलिक आधार पे। देखिए सिर्फ यह क्षेत्र ही नहीं गंगा के मैदान के अंतर्गत आएगा। इन क्षेत्रों में जहां से भी गंगा नदी को जल पहुंच रही है या गंगा नदी का जल जिन क्षेत्रों में जा रहा है वह सारा सम्मिलित क्षेत्र गंगा के मैदान के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके अंतर्गत ऊपरी गंगा के मैदान के बारे में बात किया। ऊपरी गंगा का मैदान हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद तक का है। अब हम लोग मध्यवर्ती गंगा के मैदान के बारे में बात करेंगे। आप यहां पे लिखेंगे यह इलाहाबाद से लेकर बंगाल के पुरुलिया जिला तक स्थित है। यह इलाहाबाद से लेकर बंगाल के पुरुलिया, ठीक है, पुरुलिया जिला तक स्थित है। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भौगोलिक आधार पे गंगा का जो विभाजन किया गया उसके अंतर्गत बिहार का जो भाग है वो किस वर्ग में आएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? मध्यवर्ती गंगा का मैदान। ठीक है, क्योंकि मध्यवर्ती गंगा का मैदान का विस्तार इलाहाबाद से पुरुलिया तक है। चलिए क्लियर है। अच्छा, अगर आप मेरे पीछे वाले बात को अगर समझते आए हैं तो आपको पता होगा कि यह क्षेत्र खादर क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और खादर क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो आपका चावल, उसके बाद जूट और उसके बाद क्या? गन्ना। ठीक है, चलिए आगे लिखिए इसमें कि नीचे अब तो समझ गए हम लोग कि मध्यवर्ती गंगा के मैदान में खादर क्षेत्र आएगा और इसके अंतर्गत कौन कौन से फसलें आएंगे, उनका विस्तार कहां से कहां तक है, किन राज्यों में है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और
पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप सारे चीज को समझते चलेंगे। अगर आपको कहीं भी इन चीजों को समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, मैं उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फिर वहां से जाके आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने ऊपरी गंगा का मैदान और मध्यवर्ती गंगा के मैदान के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग निचली गंगा का मैदान के बारे में बात करेंगे। आप लिखेंगे इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में पुरुलिया से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक, इन क्षेत्रों तक देख रहे हैं, यहां पे सुंदरबन डेल्टा है। तो निचली गंगा का मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया से लेकर सुंदरबन तक है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें डेल्टाई खादर मिट्टी पाई जाती है। चूंकि डेल्टा सुंदरबन डेल्टा निचली गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है, तो निचली गंगा के मैदान में जो खादर मिट्टी पाई जाती है वो कैसी खादर मिट्टी होती है? तो डेल्टाई खादर मिट्टी। ठीक है ना। चलिए, इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे कि इसमें जूट का एवं चावल का खेती होता है। अगर निचली गंगा के मैदान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खेती किसकी होगी? जूट की और चावल की। ठीक है, गन्ना इस क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है। सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र, सुंदरबन के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वनस्पति मिलती है। सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र गंगा के किस भाग में है? तो निचली गंगा के मैदान के अंतर्गत है। ठीक है, तो आप इसको यहां पे सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र लिख सकते हैं। देखिए पसीना से भीग गया है, सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने गंगा के मैदान को काफी विस्तार से जानने का प्रयास किया। हमने आपको बताया कि गंगा के मैदान का विभाजन दो आधारों पे किया गया है, प्रादेशिक आधार पे और भौगोलिक आधार पे। प्रादेशिक आधार पे गंगा के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। वहीं भौगोलिक आधार पे गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको लगे कि आपने जो अभी कुछ देखा है ये आपके अलावा आपके दोस्तों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है तो इसको आप शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।